हेलो फ्रेंड्स एंड डियर फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है क्रॉनिक रीनल फेल्योर, जो कि हमारे सब्जेक्ट पैथोफिजियोलॉजी कोर्स कोड बीपी 204T बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर के सिलेबस में देखने को मिलता है। और इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में जैसे मैंने डिस्कस किया था एक्यूट रीनल फेल्योर, ठीक उसी तरीके से आज क्रॉनिक रीनल फेल्योर, जो कि एक किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, और इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन, इसकी इटियोलॉजी, सिम्टम्स, कॉम्प्लिकेशंस, ट्रीटमेंट प्लान्स, पैथोजेनेसिस इत्यादि को आसान तरीके से समझने की कोशिश करेगी। मैं हूं डॉक्टर प्रजन्य शुक्ला। चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने एक्यूट रीनल फेल्योर आपके बारे को बताया था, और इसके साथ ही साथ जो इंट्रोडक्शन दिया था हमने आपको यूरिनरी सिस्टम का एक छोटा सा, उसका एक छोटा सा रिकैप फिर से ले लेते हैं कि जो यूरिनरी सिस्टम है हमारा, उसका मेन काम होता है यूरिन का प्रोडक्शन करना। जो भी हमारे ब्लड में वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, जो बायोकेमिकल रिएक्शंस या मेटाबॉलिज्म की वजह से, या हम जो ड्रग्स इत्यादि खाते हैं या कोई फूड प्रोडक्ट ले रहे हैं, उनसे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट निकल रहा है, यूरिया निकल रहा है, यूरिक एसिड निकल रहा है, उन सब को हमारी बॉडी से बाहर निकालना और फ्लूइड का और आयंस का मेंटेनेंस करना, ताकि जो है हमारे शरीर की होम्योस्टेसिस भी मेंटेन रहे। ये सारा काम जो है वो किडनी का होता है। अब ये जो किडनी है, इसके साथ साथ किडनी, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, ये सब मिल करके यूरिनरी सिस्टम का काम करते हैं या सिस्टम बनाते हैं, जिसका मेन काम यूरिन का प्रोडक्शन करना, होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना, आयंस पीएच को मेंटेन करना, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, कैल्शियम तथा अन्य आयन को बना के रखना, रेड ब्लड सेल्स की मात्रा को बना के रखना, ये सारा मेंटेनेंस का काम जो है वो यूरिनरी सिस्टम जो है वो करता है। अब यही यूरिनरी सिस्टम का ये काम अचानक से किसी दिन कम हो जाए या उसमें कुछ गड़बड़ी आने लगे, तो उसे हम लोग एक्यूट रीनल फेल्योर बोलते हैं, जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। लेकिन अगर ये एक्यूट रीनल फेल्योर ठीक नहीं किया गया, एक तो कारण ये भी हो सकता है, दूसरा ये कि धीरे धीरे किसी भी प्रॉब्लम्स की वजह से आपका जो किडनी का सिस्टम है किसी व्यक्ति का, वो धीरे धीरे जो है प्रोग्रेसिव वे में धीरे धीरे इस प्रकार से डिटोनेट हो रहा है, उसमें डिस्ट्रक्शन हो रहा है, उसके जो सेल्स हैं, उसके जो टिश्यूज़ हैं, जो नेफ्रॉन्स हैं, वो खराब होते जा रहे हैं, उनके जो फंक्शंस हैं वो रुक रहे हैं, कम हो रहे हैं, और ये इरिवर्सिबल हो रहा है। यानी वो इस प्रकार से उस पर इंजरी हो रही है कि वो वापस से उसको ठीक नहीं किया जा सकता। तो और ये कार्य जो है वो धीरे धीरे होता है, एक दिन में नहीं होता, मतलब कई समय तक चलता रहता है। तो इस प्रकार के फेल्योर को हम लोग क्रॉनिक रीनल फेल्योर के नाम से जानते हैं। क्रॉनिक रीनल फेल्योर जो है वो धीरे धीरे और लंबे समय तक होने वाले हमारे किडनीज़ के टिश्यूज़ में जो डिस्ट्रक्शन है, उसकी वजह से एक एंड रिजल्ट के रूप में हमें अचानक से दिखना शुरू होता है। अभी हम आपको दिखाएंगे आगे डायग्नोसिस के में भी ये अचानक से, मतलब स्टार्टिंग में अगर किसी को ये प्रॉब्लम शुरू हुई है तो तुरंत उसको पता भी नहीं चलता है, लेकिन जब ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाती है तब जा कर के हमें पता चलता है कि हमारा GFR जो है, जो ग्रैनुलर फिल्ट्रेशन रेट है, वो अचानक से गिर जाएगा, और आपको पता चलेगा कि किडनी जो है वो अब कार्य सही से नहीं कर पा रही है। और इस कंडीशन को हम क्रॉनिक रीनल फेल्योर के नाम से जानते हैं। जो ये इसलिए भी है कि जो हमारा किडनी फेल्योर है वो इसलिए भी नहीं होता क्योंकि जो नेफ्रॉन्स हैं, तुरंत क्यों नहीं पता चलता, क्योंकि जो नेफ्रॉन्स हैं, इनकी एक एबिलिटी होती है कि ये GFR को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर जो है ज़्यादातर मात्रा में, अगर सफिशिएंट मात्रा में नेफ्रॉन्स जो है वो डैमेज हो जाए, तो व्यक्ति की डेथ तक जो है वो हो सकती है। तो जो नॉर्मल किडनी होती है वो अप्रॉक्सीमेटली उसमें 1 मिलियन नेफ्रॉन्स पाए जाते हैं किसी भी व्यक्ति में, और इसमें से हर एक जो है मिल करके ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन रखने की कोशिश करता है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है, ये एक प्रकार से आप कह सकते हैं जानने की कोशिश है कि आपकी किडनी कितना बढ़िया कार्य कर रही है और किस तरीके से, जो उसका मेन काम है, यानी कि आपका जो ग्लोमेरुलस पार्ट है नेफ्रॉन्स का, वहाँ से ब्लड कैपिलरीज जाती हैं और ब्लड को फिल्टर करने का काम करती हैं। तो ये जो इसका एक नॉर्मल रेट जो है वो अराउंड है कि वो 90 मिलीलीटर पर मिनट जो है वो पूरे सारे के सारे नेफ्रॉन्स मिलकर के किडनी जो है वो फिल्टर जो है ब्लड को करती है। अब अगर ये मेंटेनेंस जो है इसका करने का काम है, लेकिन किसी कारणवश ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है गिरने लगा, यानी कुछ नेफ्रॉन्स में इंजरी हो गई, वो अपना कार्य सही से नहीं कर पा रहे, तो जो बाकी के जो नेफ्रॉन्स हैं, जो हेल्दी नेफ्रॉन्स हैं, वो क्या कर रहे हैं कि वो कोशिश करते हैं कि इस GFR को मेंटेन किया जाए, और इस GFR को मेंटेन करने के लिए वो हाइपर फिल्ट्रेशन में जाना शुरू करते हैं। यानी जितनी उनकी खुद की एक नेफ्रॉन की जो एबिलिटी है, उससे ज़्यादा वो काम करने की कोशिश करता है, और इसको कंपनसेट करने के लिए, इसको मतलब बराबर करने के लिए वो कोशिश करता है कि वो अपनी साइज़ बढ़ाता है या उसके वॉल्यूम में इंक्रीजमेंट होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसमें भी डिस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कि मैं ही हूँ, और अगर एक दिन में मैं 5
3-4 लेक्चर ले सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि मुझे पूरे दिन केवल पढ़ाना है और कोई काम नहीं करना है, तो 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन तक तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे फिर क्या होगा, मैं डिस्ट्रक्शन की तरफ चला जाऊँगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हाइपर फिल्ट्रेशन होता है और इन हेल्दी नेफ्रॉन्स में भी डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है। ये जो नेफ्रॉन्स हैं, क्योंकि इनका काम है कि ये नॉर्मल क्लियरेंस जो है प्लाज्मा सॉल्यूट्स की ये करते रहें और ये एडॉप्शन करके इस कार्य को करते रहते हैं, इसीलिए व्यक्ति को पता ही नहीं चल रहा कि मेन प्रॉब्लम जो है वो अब शुरू हो चुकी है। जो प्लाज्मा लेवल है सब्सटेंस का, जैसे कि यूरिया है, क्रिएटिनिन है, वो धीरे धीरे फिर क्योंकि अब कंडीशन खराब हो रही है तो वो दिखने लगेगा कि उसमें इंक्रीज हो रहा है, और जो टोटल जीएफआर था, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, वो भी डिक्रीज होकर के 50% तक आ जाता है। तो जो क्रॉनिक रीनल फेल्योर होती है उसको हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि जो किडनी है उसमें डैमेज हो रहा है, या जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वो 60 मिलीलीटर पर मिनट से कम हो रहा है फॉर 3 या ज़्यादा मंथ के लिए, मतलब 3 मंथ तक लगातार अगर 60 ml पर मिनट से कम है और ये लगातार होते जा रहा है, या आपकी किडनी में बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्रॉनिक रीनल फेल्योर के रूप में जानते हैं। तो जो स्टेजेस हैं, आइए उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो नॉर्मल किडनी का फंक्शन है, यानी जब आपकी किडनी नॉर्मल फंक्शन करी किसी व्यक्ति में, तो वो जीएफआर जो होगा, जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा, वो 90 मिलीलीटर प्रति मिनट से ज़्यादा होगा। मतलब इतना मिनिमम है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। जो माइल्ड केस है कि थोड़ा बहुत प्रॉब्लम शुरू हुई है, जो कि एक्यूट के केसेस में हमें देखने को मिलता है, जो जीएफआर है वो 60 टू 89 ml पर ml तक गिर जाता है। नेक्स्ट, मॉडरेट कंडीशन, जहाँ पर जीएफआर जो है वो 30 से 59 ml पर मिनट तक गिर जाएगा। इसके बाद सीवियर केस आ जाता है, जहाँ पर जीएफआर जो है वो 15 टू 29 ml पर मिनट के नीचे चला जाए या इतना पहुंच जाए। और इन स्टेज यानी कि अब डेथ की तरफ व्यक्ति बढ़ रहा है, जब 15 ml पर मिनट से भी कम जीएफआर जो है वो होना शुरू हो जाएगा। अब ऐसे केस में व्यक्ति को बचाने के लिए एक ही कंडीशन बचती है कि उसे हम लोग रेगुलर डायलिसिस पे डाल दें, या जो किडनी है उसका ट्रांसप्लांटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि किडनी अब बिल्कुल भी सही नहीं रह गई। तो ये एंड स्टेज इसको बोलते हैं। तो जो सिम्टम्स हैं सीएफआर के, वो स्लोली बिल्डअप करते हैं, यानी पहले दिन से दिखना नहीं शुरू होगा, और बहुत ही फ्यू सिम्टम्स जो हैं, जैसे कि वॉमिट आना है या थोड़ा बहुत चेंजेस हैं होम्योस्टैसिस में, वो सब अर्ली चेंजेस दिखने को मिलते हैं। जो एक्यूट रीनल फेल्योर में हमने देखे थे वैसे कुछ सिम्टम्स मिल सकते हैं, बट बहुत ही कम होते हैं। नेक्स्ट, जो पेशेंट है जिसमें सीएफआर हो चुका है, यानी कि क्रॉनिक रीनल फेल्योर है, उसमें कई बार कई सारे सिम्टम्स नहीं दिखाई देते हैं जब तक कि किडनी का जो फंक्शन है वो 20% तक डिक्लाइन ना हो जाए या और नीचे तक न चला जाए। तो कुछ स्टेजेस हैं जिसमें ये साइंस या सिम्टम्स जो हैं कुछ दिखना शुरू होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है ऐसे पेशेंट्स में, और एनीमिया की कंडीशन भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है और ब्लड में आरबीसी या हीमोग्लोबिन इत्यादि की जो है वो कमी भी हो रही है। अगला है, ऐसे केसेस में वेट लॉस होने लगता है बहुत तेज़ी से व्यक्ति का, उसको भूख लगना कम हो जाती है, उसे थकान होती है, उसके टेस्ट में मेटल टेस्ट उसको आता है माउथ में, और जो नौजिया है यानी कि वॉमिट जैसी या चक्कर आना जैसी कंडीशंस बनती हैं, और वॉमिटिंग जो है वो भी होने लगती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है, यानी कि वो जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है, चेस्ट में पेन होते हैं, नमनेस और टाइटनेस भी जो है वो होने लगती है, मतलब उसके हाथ पैर और एरियाज जो है वो सुन पड़ जाते हैं, ऐसा लगने लगता है कि कोई सुई चुभा रहा है। कन्फ्यूज़न की स्थिति होती है, ब्रेन सही से काम नहीं करता, कोमा की कंडीशंस आती हैं, और कुछ फेट्स या सीजर्स या दौरे भी आने शुरू हो जाते हैं। इचिंग होती है, शरीर में खुजलियाँ होती हैं, ब्राउन कलर की स्किन जो है वो होने लगती है, हेडेक्स आते हैं उसको, मसल जो है ट्विस्टिंग होती है, क्रैम्प्स होने लगते हैं बॉडी में, क्योंकि धीरे धीरे जो आयंस हैं और जो वाटर का मात्रा है, जो फ्लूइड है, वो डिसबैलेंस हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो होना शुरू हो जाती हैं। और हैंड्स में स्वेलिंग होती है, फीट में, फेस में, यानी कि इडिमा होने लगेगा, इन्फ्लामेशन होने लगेगा, और फ्लूइड जो है वो बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। इटियोलॉजी की बात करेंगे, कौन कौन से कारण हैं, तो क्रॉनिक रीनल फेल्योर होने के कई सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से सबसे पहला है क्रॉनिक ग्लोमेरुलर डिसीज़, यानी कि किडनी में किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, यानी कि जो ग्लोमेरुलस हैं वहाँ पे जो नेफ्रॉन्स हैं, टाइनी नेफ्रॉन्स हैं, उनमें इन्फ्लामेशन हो रहा है, और जिसकी वजह से वो अपना काम सही से नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से जो ग्लोमेरुलाई है उसकी जो कैपिलरीज हैं वो अफेक्ट करते हैं, और धीरे धीरे फिर जो जीएफआर है वो गिरना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्रॉनिक इन्फेक्शन, जैसे कि किडनी में कुछ इन्फेक्शंस हो जाए, फेलोनेफ्राइटिस, जैसे कि किडनी में अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन लंबे समय तक हो जाए तो इसे फेलोनेफ्राइटिस बोलते हैं, क्रॉनिक फेलोनेफ्राइटिस, और इस केस में जो है किडनी अपना कार्य करना कम कर देगी। ट्यूबरकुलोसिस के केसेस में भी ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट इज कंजाइनल एनोमेलिटीज़, मतलब कि पॉलीसिस्टिक किडनी डिसीज़, जैसे कि
जो किडनी है उसके ट्यूब्यूल्स में कुछ छोटी छोटी सिट्स बनना शुरू हो जाए और जिसकी वजह से उसमें ब्लॉकेज शुरू हो और उसका काम जो है वो गिर जाए। नेक्स्ट है हमारा वैस्कुलर डिसीजेज, जैसे कि हाइपरटेंशन हो गया, नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो गया। जो किडनी में आर्टरीज हैं उनमें अगर जो है हार्डनिंग होने लगे तो जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड की सप्लाई जो है वो कम होगी और जो ग्रोथ है उसकी वो डिस्टर्ब होगी और नेफ्रॉन्स के काम करने में दिक्कत आएगी। उसे हम लोग नेफ्रोस्क्लेरोसिस के नाम से बोलते हैं। हाइपरटेंशन हो जाए या नेफ्रोस्क्लेरोसिस हो जाए तो इन दोनों ही केसेस में जो किडनीज के जो टिश्यूज़ हैं उसमें हार्डनिंग जो है वो शुरू हो जाती है। इसे हार्डनिंग ऑफ किडनी के नाम से भी जानते हैं, यानी कि किडनी जो है वो हार्ड हो रही है। नेक्स्ट ऑब्स्ट्रक्शंस कुछ होती हैं, जैसे रीनल कैल्कुलाई, कैल्शियम या अदर मिनरल्स जो है वो इकट्ठा होने लगते हैं और जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में पथरी बोल सकते हैं। वो स्टोन्स के फॉर्म में किडनी में इकट्ठा होने लगेंगे और किडनी का जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अगला कारण है कोलेजन डिसीजेज, जैसे कि लंपस एरिथेमेटस, जिसका मतलब ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें इन्फ्लामेशन होता है इस वजह से कि जो इम्यून सेल्स हैं वो खुद के ही अपने सेल्स को डिस्टर्ब करना शुरू कर देते हैं, उन्हीं को किल करना शुरू कर देते हैं। तो उसे हम लोग कोलेजन डिसीज़ के अंतर्गत रख सकते हैं। अगला है नेफ्रोटॉक्सिक एजेंट, जैसे कि कुछ ऐसी दवाएं हैं जिनको लंबे समय तक लेने पर किडनी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है, जैसे अमीनोग्लाइकोसाइड थेरेपी में, जैसे जेंटामाइसिन है, नियोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है। ये इन सब ड्रग्स को अगर लंबे समय तक कोई व्यक्ति लेगा तो वो किडनी पर निगेटिव इफेक्ट जो है वो डालते हैं। नेक्स्ट एंडोक्राइन डिसीज़, जैसे कि डायबिटीज़ नेफ्रोपैथी, बहुत सारी अलग अलग कंडीशंस में नेफ्रोपैथी हो सकती है जहाँ पे नर्व का डैमेज होना शुरू हो जाता है, नर्व वीक हो जाती है, उसका जो काम करने का तरीका है वो कम हो जाता है, तो उसे हम लोग नर्व डैमेज बोलते हैं। और ये न्यूरोपैथी भी बोलते हैं उसको। और न्यूरोपैथी जो है वो डायबिटीज़ जैसे केसेस की वजह से भी हो सकती है, तो उसे डायबिटिक न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं। आजकल इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी हो रही है। नेक्स्ट इज पैथोजेंसिस, कैसे ये सारा कुछ हो रहा है, कैसे क्रॉनिक जो रीनल फेल्योर है वो पहुंचता है। तो जब धीरे धीरे जो किसी भी कारणवश, जैसे ऊपर इतनी सारे आपको कारण बताए इटियोलॉजी, उनकी वजह से आपके नेफ्रॉन्स में कमी होने लगेगी, किसी आपके ना हो भगवान करे, मतलब किसी व्यक्ति के नेफ्रॉन्स में कमी होना जो है वो शुरू हो जाती है, उनका काम करने की जो क्षमता है उसमें कमी होने लगती है, वो डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं। तो इसकी वजह से जो और नेफ्रॉन्स हैं, जो हेल्दी नेफ्रॉन्स हैं, उसमें एडाप्टेटिव चेंजेस होते हैं, जो हम लोग ने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़े थे, जैसे कि हाइपर फिल्ट्रेशन। हर एक हेल्दी नेफ्रॉन जो है वो ज़्यादा काम करना शुरू करेगा, अपने एबिलिटी से ज़्यादा जो है वो फिल्ट्रेशन का काम करेगा, और जिसकी वजह से उसमें कंपनसेशन के रूप में उसकी जो हाइपरट्रॉफी होगी, यानी कि उसकी जो साइज़ है, उसका जो वॉल्यूम है, उसमें बढ़ोतरी होगी। अगर ये बढ़ोतरी होगी तो वो भी अब डिस्ट्रक्शन की तरफ जाना शुरू करेगा। ऐसे केसेस में दो बातें होंगी। पहला तो ये कि जो ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी है, जो ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी किसी चीज़ को मतलब रीअब्जॉर्प्शन करना है कि अब्जॉर्प्शन करना है, ये उसका मेन काम था नेफ्रॉन्स का, उसमें जो परमेबिलिटी है वहाँ की वो इंक्रीज़ कर जाएगी। दूसरा ये होगा कि वो साथ ही साथ RASS यानी कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन जो सिस्टम है हमारा, उसको भी क्या करेगा, एक्टिवेट कर देगा। ये सिस्टम एक्टिवेट होने की वजह से हाइपरटेंशन जैसी कंडीशंस भी जो है वो होती हैं। ये रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, इसको हम लोग बोलते हैं, रास बोलते हैं इसको, और ये एक्टिवेट हो जाएगा तो हाइपरटेंशन बढ़ जाएगी। अब इन दोनों कंडीशंस की वजह से पहला तो ये होगा कि अगर ग्लोमेरुलर परमेबिलिटी बढ़ती है तो इंक्रीज़ हो जाएगा प्रोटीन, और जो बड़े माइक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनका फिल्ट्रेशन इंक्रीज़ होगा, और आपके यूरिन में प्रोटीन की मात्रा या मैक्रोमोलिक्यूल्स की मात्रा जो है वो बढ़ना शुरू कर जाएगी, जिसे हम लोग प्रोटीन यूरिया के नाम से जानते हैं। प्रोटीन यूरिया का मतलब कि यूरिन में प्रोटीन की मात्रा जब ज़्यादा आने लगी, यानी प्रोटीन जो है वो बाहर जा रहा है बॉडी से, इसकी वजह से कमजोरी, भूख न लगना, ये सब सारी चीज़ें हो रही थी। और जब रास जो है वो एक्टिवेट हुआ था तो जो इंक्रीज है क्या नाम है, सिक्रीशन ऑफ एंजियोटेंसिन 2, ये बढ़ जाता है। तो ये एंजियोटेंसिन 2 जो है वो यूरिन के प्रोडक्शन को करना या बॉडी के और भी जो काम हैं उनको मदद करता है। तो अगर इसका इंक्रीजमेंट जो है वो शुरू होगा तो जो प्रोटीन का ट्यूबुलर अपटेक है या एंजियोटेंसिन 2 का जो अपटेक है, इन दोनों की वजह से वो क्या होने लगेगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब ये बढ़ेगा तो इन दोनों की वजह से जो नेफ्रोटॉक्सिसिटी है वो कॉज होगी, नेफ्रॉन्स में इन्फ्लामेशन शुरू होगा, उनमें रीमॉडलिंग होगी, और ग्लोमेरुलस और ट्यूब्यूल्स में रीमॉडलिंग का काम जो है वो शुरू हो जाएगा, और नेफ्रॉन्स में इन्फ्लामेशन वगैरह आपको देखने को मिलेगा। ये जब सब कुछ होगा तो जो नेफ्रॉन्स हैं उसमें डिस्ट्रक्शन होगा, उनकी जो एबिलिटी है कार्य करने की, उनकी फिल्टर करने की, उसमें डिस्ट्रक्शन होगा, और इसकी वजह से 3-4 बातें हो जाएंगी। पहला तो ये कि जो GFR है वो गिरेगा, लेस देन 50% हो जाएगा। हमने कहा था 90 क्या नाम है आपका 90 मिली
मिलीलीटर पर मिनट से ज़्यादा होता है जीएफआर नॉर्मल में, ये गिर करके 60 या 60 के नीचे चला जाएगा। दूसरा जो है यूरिन आउटपुट जो है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि अब यूरिन बन नहीं रही है, और बन नहीं रही है तो इसकी वजह से उसकी मात्रा जो है वो कम होने लगेगी। और इसके अलावा जितने भी हमने सिम्टम्स बताए थे इसके, वो सारे सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशन जो है वो धीरे धीरे जो है वो यहाँ पर शुरू हो जाएंगे। और ये कंडीशन अगर थोड़ा और लंबे समय तक रह गई, यानी कि वापस से ठीक नहीं हुई या इस पर कंट्रोल नहीं किया गया, तो फिर वो क्रॉनिक रीनल फेल्योर में रिजल्ट करती है। तो ये था पैथोजेनेसिस कि किस तरीके से क्रॉनिक रीनल फेल्योर जो है वो किसी व्यक्ति में हो जाता है। अब बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की, जो कि हमारे किडनी में जो भी रीनल फेल्योर होगा तो उसकी वजह से और भी सिस्टम्स जो है वो अफेक्टेड होते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहला तो रिड्यूस जीएफआर आपको देखने को मिलता है, प्लाज्मा में क्रिएटिनिन बन मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ये सब चीज़ें जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं, इंक्रीज़ कर जाती हैं। सोडियम और वाटर रिटेंशन जो है वो इंक्रीज़ करता है, जिसकी वजह से, क्योंकि ये ज़्यादा हो जाएगा बॉडी के अंदर सोडियम और वाटर, तो एडिमा शुरू होगी, वो एक्यूमुलेट होगा, इकट्ठा होगा, और सूजन जो है वो आपको देखने को मिलेगी, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, हाइपरटेंशन भी होने लगेगी। मेटाबॉलिक एसिडियोसिस होती है, क्योंकि जब जीएफआर जो है 30 से 40% हो जाएगा तो आपके शरीर के अंदर एसिड चीज़ों की मात्रा जो है वो बढ़ने लगेगी। बोन में चेंजेस होंगे, सब्सिक्वेंट फ्रैक्चर्स जो है वो हो सकते हैं, क्योंकि बोन जो है वो कमज़ोर हो जाएगी। प्रोटीन यूरिया, जैसे कि हमने पहले बताया कि प्रोटीन की मात्रा यूरिन में बढ़ने लगेगी, और इम्पेयर्ड फैट और कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म ये भी शुरू हो जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट और फैट का मेटाबॉलिज्म जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, कंजस्टिव हार्ट फेल्योर देखने को मिल सकता है, इडीमा देखने को मिल सकता है डिफरेंट बॉडीज़ के आपके पार्ट में। पल्मोनरी इडीमा जो है देखने को मिलता है, यानी लंग्स में भी पानी इकट्ठा होने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी सूजन देखने को मिलती है। कुसुमल रेस्पायरेशन देखने को मिलता है। ऐसे केस में ये एक साइंटिस्ट साहब थे जिन्होंने इस प्रकार के रेस्पायरेशन का पैटर्न ढूंढा था, जो कि एबनॉर्मल ब्रीदिंग कहा जाता है, जिसमें रैपिड, डीप और कंसिस्टेंट पेस के साथ एक रेस्पायरेशन शुरू होता है, जिसे डीप ब्रीदिंग भी हम कह सकते हैं। अनीमिया की कंडीशन होती है, शरीर में ब्लड इत्यादि की कमी होने लगती है। हाइपर कोगुलेबिलिटी बढ़ती है, यानी कि ब्लड में जो कोगुलेशन की प्रक्रिया है वो हाइपर हो जाती है, बढ़ जाती है, और ब्लीडिंग जो है वो भी हो सकती है। अगर छोटा मोटा चोट लगा तो उसकी वजह से नेज़ल ब्लीडिंग हो सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ये सब चीज़ें होने लगती हैं। इंक्रीज रिस्क है इन्फेक्शन होने का, क्योंकि अब ये सारी चीज़ें जब हो रही हैं ऊपर से, तो आप देख रहे हैं आपका शरीर जो है वो कमज़ोर हो रहा है। ऐसे केसेस में किसी भी प्रकार का बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो, या माइक्रोबियल इन्फेक्शन जो है वो हो सकता है। यूरेमिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है, यानी कि यूरिक एसिड क्योंकि बढ़ रहा है, नाइट्रोजन बढ़ रहा है ब्लड में, तो वो ब्रेन तक जा रहा है, और ब्रेन जो है कॉमा, कन्फ्यूजन जैसी कंडीशंस प्रोड्यूस हो रही है, उसमें ब्रेन अपना काम सही से नहीं कर पा रहा। पेरीफेरल न्यूरोपैथी हो रही है, जो न्यूरॉन्स हैं उनमें डिस्ट्रक्शन जो है वो शुरू हो रहा है। इम्पेयर्ड रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उनका काम जो है गड़बड़ हो रहा है, जैसे वुमेंस में एनोवुलेशन की कंडीशन आती है, जो एग्स का फॉर्मेशन है वो गड़बड़ हो जाता है। ओवुलेशन जो है, यानी कि जो उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो लेट होना शुरू हो जाता है, 2 महीने 3 महीने तक नहीं आता, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन देखने को मिलता है मेल्स में, जो पेनिस है वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन सही से नहीं पहुँचता, जिसकी वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन शुरू हो जाता है। पेरियोडाइटिस देखने को मिलता है। इसका क्या मतलब होता है कि जो स्किन है आपकी बॉडी में पूरी जगहों पर इरिटेशन कॉज होता है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि अपनी स्किन को हम स्क्रैच कर लें, मतलब खुजली इत्यादि जो है बहुत ज़्यादा करने का मन करने लगता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। ये और सैलो स्किन कलर जो है वो चेंजेस होते हैं। तो ये सारे के सारे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन जो है वो देखने को मिलते हैं, या कॉम्प्लिकेशंस जो है वो देखने को मिलते हैं जब किसी व्यक्ति को क्या नाम है क्रॉनिक रीनल फेल्योर होता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो काफ़ी सारे तरीके हैं जिसमें हम लोग इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं रीनल फेल्योर का। सबसे पहला है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इंक्लूड्स, जिसमें हम लोग तरीके में पहला तो लो प्रोटीन डाइट, क्योंकि प्रोटीन का जो क्या नाम है फिल्ट्रेशन है वो गड़बड़ हो जाता है, इसलिए प्रोटीन का डाइट कम करना पड़ता है। और जो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के थ्रू जो नाइट्रोजन वेस्ट निकल रहा था उसको कम करने के लिए प्रोटीन की डाइट को हम कम करते हैं। हाई प्रोटीन डाइट जो है उन पेशेंट्स को देते हैं जिनमें कंटिन्यूअस पेरिटोनियल डायलिसिस, यानी अगर वो पेरिटोनियल डायलिसिस पे है तब हमको प्रोटीन डाइट बढ़ानी पड़ती है, क्योंकि ऐसे केस में डायलिसिस हो रहा है तो प्रोटीन बाहर निकलेगा ही, और फिर बॉडी जो है वो टूटना शुरू हो जाएगी। तो नॉर्मल पेशेंट है जिसमें डायलिसिस नहीं लगा है तो उसके लिए प्रोटीन कम करना है, और अगर डायलिसिस पे है तब जो है उसमें हाई प्रोटीन जो हमको बढ़ाना। डायलिसिस क्या होती है कि हम जो है पेरिटोनियल जो पार्ट है वहाँ पर स्टमक के नीचे वहाँ पर हम एक कैथेरेटर लगा करके आर्टिफिशियल जो है वो तरीके से यूरिन को बाहर निकालने का काम शुरू कर देते हैं, उसे डायलिसिस बोलते हैं। हाँ, या फिर डायलिसिस उस प्रक्रिया को कर सकते हैं कि हम आर्टिफिशियली जो है किडनी का काम जो है वो बाहर से करवा रहे हैं, तो उसको हम लोग
डायलिसिस बोलते हैं। तो ये अगर आप करा रहे हो, यानी कि किडनी का काम एक्स्ट्रा आप करा रहे हो, तो हाई प्रोटीन डाइट पेशेंट को देनी पड़ेगी। हाई कैलोरी डाइट देनी पड़ती है ताकि कीटो एडिसोसिस को प्रिवेंट किया जा सकते हैं, यानी कि जो कीटोन बॉडीज़ हैं जैसे एसीटोन है ब्लड में, वो ज़्यादा से ज़्यादा ना बने, उसको रोकने का काम करते हैं और उसकी वजह से एसिड मात्रा जो है ना बढ़े। नेक्स्ट जो टिश्यू एट्रोफी है उसको भी रोकने के लिए हम लोग जो यानी टिश्यूज़ में जो चेंजेस आते हैं उसको रोकने के लिए हम लोग कैलोरी डाइट जो है, हाई कैलोरी डाइट जो है देते हैं। सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस और फैट का रिस्ट्रिक्शन किया जाता है इन, क्योंकि यूरिन पहले से नहीं बन रहा है और इन सब का रिटेंशन हो रहा है, तो इसकी वजह से जो व्यक्ति है उसके डाइट में सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस और फैट इन सब की मात्रा को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, कम से कम उसको लेने के लिए कहा जाता है और फूड रिस्ट्रिक्शंस किया जाता है ताकि जो फूड बैलेंस है बॉडी में वो बना रहे। ड्रग थेरेपी की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जो हम दे सकते हैं, जैसे सबसे पहला लूप डायरेटिक्स, यूरिन की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए कुछ डायरेटिक्स दे सकते हैं, जैसे फ्यूरोसेमाइड है जो कि एक लूप डायरेटिक है, जो लूप ऑफ हेनले पे जाकर के काम करती है और रीनल फंक्शंस को रिमेन, अगर रीनल फंक्शन है अपने से कुछ है, बिल्कुल नहीं है तब नहीं देंगे, अगर है तब ये ड्रग्स दे सकते हैं ताकि फ्लूइड मेंटेनेंस जो है वो बना रहे। एंटी हाइपरटेंसिव देते हैं ताकि जो ब्लड प्रेशर है, जो इडिमा की कंडीशंस हो रही हैं बॉडी में, वो कंट्रोल किया जा सके। एंटी इमिटिक्स देते हैं ताकि नोजिया और वॉमिटिंग जो कंडीशन है, एंटी इमिटिक्स मतलब इमिटिक्स मतलब वॉमिट कराना और एंटी मतलब रोकना, तो वॉमिट और नोजिया की कंडीशंस को रोकने के काम आती है। हिस्टामिन 2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट देते हैं, जैसे कि फेमोटिडीन दे सकते हैं जो कि गैस्ट्रिक इरिटेशन को रोकती है। नेक्स्ट स्टूल सॉफ्टनेस देते हैं ताकि जो कॉन्स्टिपेशन होने वाला है, क्योंकि जब वीकनेस हो रही है, प्रोटीन की मात्रा बढ़ रही है, तो ऐसे कंडीशंस में क्या नाम है, प्रोटीन बॉडी से बाहर निकल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में जो है कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए यूज़ करते हैं। आयरन और फोलेट सप्लीमेंट्स देते हैं और या फिर आरबीसी का इन्फ्यूजन चढ़ाते हैं ताकि जो अनीमिया की कंडीशंस हैं उससे हम बचा सकें पेशेंट को। एंटीपायरेटिक्स देते हैं, यानी कि जो आपका खुजली हो रही थी, जो इरिटेशन हो रहा था, उसको रोकने के लिए, तो इसमें कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे मैप्राजीन है या फिर डाइफेनहाइड्राबिन है, ये सब हम लोग दे सकते हैं जो इचिंग को, इन्फ्लामेशन को रोकने के काम में आती है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल देते हैं ताकि सीरम में जो फॉस्फेट का लेवल है उसको कंट्रोल किया जा सके। सप्लीमेंट्री विटामिन दे सकते हैं, खास करके विटामिन बी, विटामिन डी और इसेंशियल अमीनो एसिड्स, ताकि उसकी बॉडी में जो कमजोरी हो रही है उससे वो लड़ सके, उसकी इम्यूनिटी सही हो सके और वो खुद से कंट्रोल कर सके चीज़ों को। नेक्स्ट लास्ट ऑप्शन बचता है डायलिसिस, जब जीएफआर बहुत गिर जाता है और अब पेशेंट को बचाने के लिए हमको डायलिसिस की आवश्यकता पड़ती है। डायलिसिस उस कंडीशन को बोलते हैं जहाँ पर हम एक आर्टिफिशियल किडनी की तरीके से कार्य कराते हैं, किडनी के बाहर मतलब शरीर के बाहर एक किडनी जैसी कंडीशंस प्रोड्यूस करेंगे ताकि जो ब्लड है उसका फिल्ट्रेशन बाहर किया जा सके और यूरिन को बाहर निकाला जा सके। तो जब किडनी फेल होती है तब ऐसा करते हैं, या किडनी ट्रांसप्लांटेशन करना हो तब भी कर सकते हैं, अब किडनी किसी की चेंज कर रहे हैं तब भी हमको डायलिसिस जरूरत पड़ती है। और ऐसे पेशेंट्स में केवल ये ओनली चांस फॉर सर्वाइवल, यानी कोई दवा और ये सारी चीज़ें काम नहीं करेंगी, तब हमको डायलिसिस उसको करना पड़ता है। और इसमें दो तरीके की डायलिसिस होती है। पहला तो हीमोडायलिसिस, जिसमें हम एक आर्टिफिशियल डायलिसिस मशीन या आर्टिफिशियल किडनी जो है वो शरीर के बाहर लगा देते हैं, जो कि बिल्कुल वैसे ही काम करती है जैसे कि आपके शरीर के अंदर किडनी काम करती है, और पूरे के पूरे ब्लड को वो फिल्टर करके बाहर निकालती है। दूसरा पेरिटोनियल डायलिसिस, जो मैंने स्टार्टिंग बताया, जिसमें एक कैथेटेटर हम लोग प्लेस कर देते हैं पेरिटोनियल कैविटी में और एक इंस्टॉलेशन ऑफ डायलिसलेट करते हैं, जो कि कैथेटेटर के थ्रू यूरिन को बाहर निकालने का काम करता है। तो ये एक जैसे हीमोडायलिसिस का एग्जांपल अगर आपको देखें तो एक ऐसी मशीन होती है बिल्कुल, तो आपके जो आर्म है वहाँ के जो आर्टियल साइज है वहाँ से ब्लड को हम बाहर निकालते हैं और ये ट्यूब से होकर के ब्लड पंप में पड़ेगा, जो एक आर्टिफिशियल हार्ट की तरह काम करेगा, यहाँ से ब्लड को पंप करेगा और ब्लड में हम ब्लड थिनर डालते हैं ताकि वो कोगुलेट ना कर जाए, और उसके बाद फिर उसको ले जाते हैं आर्टिफिशियल किडनी जो हमारा डायलाइज़र है वहाँ पर ले जाएंगे, जिसमें हम डायलिसिस फ्लूइड की करेंगे और उसमें जो डायलिसिस फ्लूइड जो कि ट्रीटेड वाटर के थ्रू होगा वो डालेंगे, और एक जो किडनी जैसे काम करती है, फिल्टर करती है, वैसे यहाँ पे फिल्ट्रेशन होगा, और इस फिल्ट्रेशन के बाद जो भी फ्लूइड वेस्ट बचेगा वो ड्रेन होकर के बाहर निकल जाएगा। इसके बाद ये वापस से ब्लड ट्रैप में आएगा और फिर यहाँ से जो वेनस साइड है उसमें हम लोग जो है बॉडी में डाल देंगे। तो ये ब्लड जो है बाहर निकल करके, क्योंकि यहाँ पर डायलिसिस हो रही है इसीलिए इसको हीमोडायलिसिस के नाम से जानते हैं, जैसे कि आपने ऊपर लिखा था, दैट इज़ हीमोडायलिसिस। और पेरिटोनियल डायलिसिस में हम लोग कैथेटेटर लगाते हैं। तो ये दो तरीका है जिसमें जिससे डायलिसिस जो है वो किया जा सकता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और इसके साथ ही आपका यूनिट नंबर 2 जो है वो ख़त्म होता है। ये किडनी से रिलेटेड 2 प्रॉब्लम्स आपको पढ़नी थी, एक्यूट और क्रॉनिक रीनल फेल्योर, दोनों ही हम लोगों ने आज ख़त्म कर लिया, और सारे टॉपिक्स जो हैं वो सेकंड यूनिट तक के
फिनिश हो गया। अगले वीडियो में हम लोग थर्ड यूनिट शुरू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेश्चन हैं आपके, तो आप कोई कमेंट्स हैं आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसका PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके पहले के सभी टॉपिक्स पहले से अपलोड हैं, वो प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए उसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।